भारत की मिट्टी का ये खेल अब मैट पर मचा रहा है धूम। गांव की गलियों से निकलकर देश और दुनिया में गूंज उठा है इसके सितारों का शोर। कबड्डी के इन हीरोज में एग्रेशन भी है, पैशन भी, जोश भी और जुनून भी। हीरोज के तेवर के साथ जुड़ा है पूरे नेशन का इमोशन। यहां महाबली भी है, बाहुबली भी, रिकॉर्ड ब्रेकर का वाह। यहां दिखेगा हाई फ्लायर का फायर, एक्सप्रेस की रफ्तार, तो माइटी का पावर। तो तैयार हो जाइए बीकेएल 10 में कबड्डी के सुपर हीरोज के ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस की पूरी कहानी देखने के लिए। पवन का दमदार प्रदर्शन तो जारी है, लेकिन जीत है कि टाइटंस से रूठ कर बैठी है। तेलुगु टाइटंस, उनके पास इस सीजन के सबसे कम पॉइंट्स। जयपुर लेग में भी यही हुआ। मुकाबला यहीं पर समाप्त हुआ। पवन सहरावत की तमाम कोशिशों के बावजूद ये मुकाबला तेलुगु टाइटंस हार गए। पवन को सोचनी पड़ेगी कि अकेला ये टीम गेम है, अकेला यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो पवन को वो चीज़ लानी होगी अपने अंदर, प्लेयर से बात करनी होगी। यही कमी थी टीम में। 12 गेम हो चुके हैं, अगर 2 गेम और हारे तो मेरे ख्याल में फिर इस लीग में प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। इससे पहले हाई फ्लायर पवन जब माया नगरी मुंबई पहुंचे तो उनकी तैयारी तगड़ी थी। मुंबई में कबड्डी के सुपरस्टार का क्रेज पूरे परवान पर था। उस पर वॉर ऑफ स्टार्स के तड़के ने मुकाबले को और भी रोचक बना दिया। मैच की शुरुआत पवन सहरावत ने आतिशी अंदाज में की। मजलत्रा चली और पवन सहरावत के बीच भिड़ंत का ये परिणाम है। पहली रेड में कामयाबी, पवन की मल्टी पॉइंट रेड। लेकिन वो इस मोमेंटम को आगे कायम नहीं रख सके और गुजरात को बढ़त हासिल करने में देर नहीं लगी। हाई फ्लायर की छलांग देखने को मिली, लेकिन क्रैश लैंडिंग। पवन कहीं ना कहीं जो लास्ट सीजन उनको इंजरी थी वो लेके भी दिख रहे हैं, स्ट्रगल करते नहीं दिख रहे हैं। या उनकी कोई थाई होल्ड कर लेता है, एंकल होल्ड कर लेता है, तो स्ट्रगल करते नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी ये है पवन की। इस दौरान मैट के सिकंदर के लिए वो पल बेहद गौरवशाली रहा जब दिल्ली में भारत सरकार ने उन्हें खेल के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। श्री पवन कुमार को कबड्डी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री पवन कुमार। एक खिलाड़ी के लिए एक सपना होता है अर्जुन अवार्ड का, और पवन ने वो अचीव कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अब पवन को यहाँ वो सारी चीज़ें कमा ली, लेकिन यहाँ भी अपने आप को साबित करना होगा कि हाई फ्लायर था, मैं हूँ और रहूंगा। सम्मान हासिल करने के बाद पवन जब मुंबई लौटे तो इस बार मैट पर उनके सामने थी बंगाल वॉरियर्स की सेना। जोश से भरे पवन ने सुपर 10 तो पूरा किया, लेकिन तेलुगु टाइटंस की टीम वॉरियर्स की तरह एकजुट होकर नहीं खेल पाई। बहुत बढ़िया प्रदर्शन बंगाल वॉरियर्स का, और पिछले 6 मैचेस से जो विनलेस थी बंगाल वॉरियर्स, वो हार का सिलसिला अब जीत में तब्दील हो चुका है। परफॉर्मेंस अप डाउन चली हुई है, उसकी भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्टैंड लेने की बात है कि पवन अपने जो साथी है, जो सीनियर प्लेयर है, जो अब भी संदीप धुल को खिला रहे हैं, प्रवेश को कम मौका दे रहे हैं, अगर इन 2 को और खिला के पवन हो जाए तो 3 सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर 4 यंगस्टर को क्यों नहीं चला सकते। तो पवन की मैं ये गलती मानता हूँ, एज ए कैप्टन उनको स्टैंड लेना था। अब टूर्नामेंट में टाइटंस का मामला बेहद नाजुक मोड़ पर है और आगे का पूरा दारोमदार टिका है हाई फ्लायर पवन के चमत्कारी प्रदर्शन पर। सर मैं 4 स्टार दूंगा पवन को, क्योंकि परफॉर्मेंस अप डाउन है। अभी जो हाई फ्लायर हमें दिखने चाहिए थे वो दिखे नहीं है।
उम्मीद थी मुंबई में माइटी मनिंदर रेडिंग पॉइंट में शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन वो 3 पॉइंट से चूक गए। एक पल के लिए थम से गए मनिंदर। मुंबई में हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ मनिंदर जब मैट पर उतरे तो उन्हें भारी संघर्ष करना पड़ा। मनिंदर गए लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, दूसरी तरफ से राहुल सेठपाल आए, यहाँ ब्लॉक किया, मोहित नांदल आए, जयदीप आए और मनिंदर को बाहर का रास्ता दिखाया। टोटल 18 रेड में सिर्फ 6 बार ही वो पॉइंट लेने में कामयाब हो सके। मुझे लगता है मनिंदर शायद से वेट कंट्रोल कर रहे थे, उस वजह से जो एनर्जी है वो कम दिखी हमें मनिंदर में। ऐसे होता है जब मिड सीज़न में दोबारा से वेट देना होता है प्लेयर को अपना, तो वहाँ पे जाके मनिंदर कहीं ना कहीं अपना डाइट कंट्रोल करते होंगे या फिर वेट जो मेंटेन करते होंगे, उसके वजह से जो एनर्जी लेवल है वो डाउन दिखी उस मैच में। मुंबई में दूसरे मैच में वो मैट पर उतरे ही नहीं, लेकिन गनीमत थी कि वॉरियर्स सीजन की चौथी जीत अपने नाम करने में कामयाब रहे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन बंगाल वॉरियर्स का। इस सीजन बंगाल वॉरियर्स की ये चौथी जीत होगी और मजेदार बात ये कि मनिंदर के बिना। मुंबई लेग खत्म होने के बाद माइटी मनिंदर की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर है, यानी मनिंदर के लिए आगे का संघर्ष बेहद चुनौती भरा है। मनिंदर 2 पॉइंट्स लेकर के गए। मुझे ऐसे लगता है कि जब वेइंग के बाद मनिंदर जयपुर लेग में खेले यूपी योद्धास के अगेंस्ट, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में दिखे हमें, और ब्रेक के बाद बॉडी हमेशा से बहुत अच्छी तरह से रिकवर करके आती है, और वही हमें देखने मिला कि मनिंदर जो है वो एक फुल फॉर्म में दिखे हमें। टूर्नामेंट में मुंबई लेग तक 5 बार सुपर 10 पूरा कर चुके मनिंदर अपनी क्षमताओं पर नए सिरे से काम कर रहे हैं। वो जानते हैं सिर्फ ताकत के दम पर डिफेंडर्स को चकमा नहीं दिया जा सकता। टेक्निकली बहुत ही स्किल दिखाए मनिंदर ने यूपी योद्धास के अगेंस्ट, जैसे रनिंग हैंड टच हमने देखा, रनिंग बोनस भी किया बहुत बार उन्होंने, और जिस तरह से सुमित के पास भी जो क्विक बोनस ले रहे थे, ऐसे पता ही नहीं चला कि बहुत फास्ट वो बोनस हमें देखने मिला, और एस्केप बहुत ही बेहतरीन था। सीज़न के अगर शुरुआत की बात करें तो मनिंदर का परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ही अप एंड डाउन हो रहा था, एक कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दी थी हमें मनिंदर के परफॉर्मेंस में। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मैच था वहाँ से एक अलग मनिंदर ने अपनी लय पकड़ ली है। पावर के अलावा अभी स्पीड आ गया, जैसे अभी वेट दिया है ना, तो वेट कम कर रहा था तो उसमें स्पीड आई है बहुत ज़्यादा, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा हाँ जी अगले मैच में। पीकेएल में 1300 से ज्यादा रेड पॉइंट के साथ मनिंदर दूसरे सबसे कामयाब रेडर हैं। यकीन मानिए, हासिल करने की भूख आगे के मुकाबले के लिए मनिंदर को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकती है। पिछले मैच की हम बात करें तो मनिंदर को मैं 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया पूरे मैच में, बहुत ही काबिले तारीफ था। बहुत ही जबरदस्त डबल थाई होल्ड पे गए और रोका प्रदीप नरवाल को। उठा लिए गए प्रदीप नरवाल। दूसरी बार टैकल हुए प्रदीप नरवाल। मुंबई में रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल पूरी तरह से ऑफ कलर थे। तमिल थलाइवास के खिलाफ पहले हाफ में उन्होंने 8 रेड की, जिसमें वो 4 बार आउट हुए और सिर्फ 2 पॉइंट ही जोड़ पाए। और यहाँ रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल का शिकार किया तमिल थलाइवास ने। दूसरे हाफ में भी थलाइवास के डिफेंडर्स नरवाल के भौकाल पर पूरी तरह से लगाम कसने में कामयाब रहे। 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक वो मैच से ही बाहर रहे। जिस हिसाब से हम वो विंटेज प्रदीप नरवाल को देखना चाहते हैं, वैसा हमें अब तक देखने मिला नहीं है। शायद से थोड़ा बहुत स्पीड कम हो गया, और उसी कारण जो तमिल थलाइवास की डिफेंस है उन्होंने वो फ़ायदा उठाया प्रदीप नरवाल के स्पीड का, फुटवर्क का, जो कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है, और पहले जैसा वो एक्सप्लोजिवनेस उनके वो डुबकी में या फिर वो फुटवर्क में दिख नहीं रहा है। मुंबई में रिकॉर्ड ब्रेकर की नाकामी और लगातार चौथी हार के बाद यूपी योद्धास की टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर रही। बड़े फासले से तमिल थलाइवास ने इस मुकाबले को जीत लिया। 19 पॉइंट का फासला।
टीम का भी साथ उन्हें जिस तरह से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर डिफेंस उन्हें सपोर्ट नहीं करती हुई दिखती है तो प्रदीप नरवाल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते हैं और बार बार टैकल होते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकर पर दबाव का असर उनके प्रदर्शन पर साफ दिख रहा है। नोएडा लेग में भी उन्होंने 2 बार सुपर 10 लगाया, सबसे ज्यादा 44 रेट पॉइंट जोड़े, लेकिन टीम का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो सिर्फ एक मैच ही जिता सके। प्रदीप नरवाल लगातार रेड में जाते रहेंगे तो बाकी जो रेडर्स है उनका मनोबल डाउन हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। तो वही हमें देखने मिल रहा है यूपी योद्धास के टीम में कि विजय मलिक जो है वो बखूबी साथ दे सकते हैं प्रदीप नरवाल का, बशर्ते मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल ने उनको मौका ज़्यादा देना चाहिए और खेलने का और थोड़ा बहुत अपने आप को प्रूव करने का। बीकेएल इतिहास के सबसे कामयाब रेडर के लिए ये सीजन मुश्किलों से भर गया है। टीम को मुकाबले में बनाए रखने के लिए प्रदीप लगातार अपनी स्किल और फिटनेस पर नए सिरे से जोर लगा रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकर पर भले ही मंडरा रहा हो प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा, लेकिन वो खिलाड़ी ही क्या जो खतरों को मात ना दे सके। जब तक टूर्नामेंट ऑन है, प्रदीप की फाइट भी ऑन है। प्रदीप नरवाल को मैं 5 में से शायद से 3 स्टार दूंगा, क्योंकि एज अ कैप्टन आपने ये जिम्मेदारी बहुत लेना ज़रूरी है कि जो बाकी जो रेडर्स है, विजय मलिक हो या फिर गगन गौड़ा हो, इनको भी आप रोटेट करें, इनको भी मौका दें। नोएडा में दबंग दिल्ली के हाथों मात खाने के बाद फजल की सेना माया नगरी मुंबई में अपनी गलतियों को सुधारने में कामयाब रही। टाइटंस के खिलाफ वॉर ऑफ स्टार्स में खुद को साबित करने का मौका सुल्तान फजल के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। फजल और पवन की जो बैटल है, मेरे को लगा था कि जो अपना पवन है, हाई फ्लायर है, वो फजल को ज़्यादा ही मात देगा, लेकिन उस दिन फजल ने उन पवन को शांत रखा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फजल की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी थी, बैटल है दोनों का, लेकिन उस बैटल में फजल जीते थे। इस सीजन विरोधियों को टैकल करने की फजल की रणनीति भी लगातार बेहतर हो रही है। फजल त्राचली पे नॉन स्टॉप अटैक और बहुत वक्त बिताया दादा, बहुत वक्त बिताया, अनंत बीत गया वहाँ। डू और डाई में आप इतना टाइम निकाल नहीं सकते, आपको शुरुआत में ही कोशिश करनी होगी। रॉबिन गए थे, फजल त्राचली को उन्होंने उपहार दिया और सामने से सपोर्ट के लिए डिफेंस आ गया। ये क्या किया, जाकर के खड़े हो गए। श्रीनिवास रेड्डी भी वही पूछ रहे हैं, ये क्या किया। जितना भी हमने मैच देखे गुजरात जायंट्स के फजल के साथ, तो एज ए कैप्टन वो अपने आप को मैच पे इसलिए भी रखते हैं क्योंकि दूसरा कोई कैप्टन नहीं है, कोई टीम को चलाने वाला नहीं है। आप टैकल एक भी ना करो, लेकिन आप टीम को जीत दिलाओ। एक कैप्टन की जिम्मेवारी होती है टीम के साथ बना रहना, वही फजल काम कर रहा है। मुंबई लेग में मिली जीत इस बात की मिसाल है कि सुल्तान की कप्तानी की शान भी पूरी तरह से बुलंद है। वॉर ऑफ स्टार्स के इस मुकाबले में आखिर एक बार फिर फजल त्राचली की टीम ने बाजी मारी। फजल को अगर कुछ करना है तो बस एंकल होल्ड और उस बैक होल्ड का, जिसका मैं फैन हूँ, वो बैक होल्ड दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। मुंबई लेग के बाद सुल्तान की सेना टॉप की 4 टीमों में शुमार है। जाहिर है पीकेएल 10 के ताज को अपने नाम करने के लिए ये ईरानी कमांडर मैच दर मैच अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बेताब है। एज ए प्लेयर मैं उसको 4 स्टार देना चाहूँगा, लेकिन एज ए कैप्टन जो टीम को चला रहे हैं 5 स्टार देना चाहूँगा, तो टोटल मिला के 4.5 स्टार देना चाहूँगा। पीकेएल में सबसे तेज 1000 रेट पॉइंट पूरे करने वाले दबंग दिल्ली के स्टार रेडर नवीन कुमार घुटने की चोट के कारण प्रो कबड्डी लीग के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। कितना अहम पल है ये, अगर नवीन आगे नहीं खेल पाए तो इस दृश्य को देखना कतई सुखद नहीं है किसी के लिए भी। दबंग दिल्ली के सीईओ ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है, टीम मैनेजमेंट उनके उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा।
सोशल मीडिया पर नवीन एक्सप्रेस ने भी अपने फैंस और शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया और भरोसा दिया कि वो जल्द से जल्द फिट होकर मैट पर करेंगे वापसी। यू मुंबई के ईरानी टैलेंट आमिर मोहम्मद जफर दानिश पुणे में पटना के खिलाफ बाजीगर साबित हुए। कांटे के मुकाबले में आसान नहीं था पटना को हराना, लेकिन जफर दानिश ने अपने प्रदर्शन से डेब्यू सीजन को बना दिया धमाकेदार। नए नए मूव्स देखने को मिल रहे हैं कबड्डी के इस सीजन के अंदर। ओह क्या बेहतरीन बैक स्विंग, क्या बेहतरीन बैक स्विंग। 2 सेकंड के लिए उनका पांव जो मूव किया दिखाई तक नहीं दिया, बिजली की तेजी। Working with young player always has some problem like this because they are more activity, they have more energy, but their experience is very low. They need a time. Okay, they should make some mistake, then they are little improving and they will be more better than this. But I think this player is very intelligent and very clever, and we can see one new star in PKL in the future. कोच के इस कॉन्फिडेंस को जफर दानिश ने लगातार सही साबित किया। मुंबई लेग तक 3 सुपर 10 लगा चुके जफर दानिश जितने दमदार रेडर हैं, उतने ही जबरदस्त डिफेंडर भी। और यहाँ बहुत बढ़िया एंगल होल्ड, इन पोजीशन पे ट्राई की थी आशु ने, लेकिन वहां पर खड़े खिलाड़ी ने इतना बेहतरीन एंगल होल्ड किया। और हैंग ऑन, जफर दानिश अभी रेड में लाए थे और यहाँ डिफेंस में साथ मिला। जफर दानिश ईरान कंट्री के रेडर है और काफ़ी स्पीड है। मेरे को उनकी अच्छी बात ये लगी कि वो क्विकली जाते हैं और क्विकली पॉइंट लेके आते हैं। ईरान के आमिर मोहम्मद जफर दानिश को यू मुंबई ने 68 लाख रुपए में खरीदा था। इस प्राइस पर खरा उतरने के लिए ईरान के ये ऑलराउंडर भारतीय आबो हवा में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। मुंबई में माइटी मनिंदर के बिना बंगाल वॉरियर्स की टीम मैट पर उतरी तो रेडिंग में मोर्चा संभाला 22 साल के नितिन कुमार ने और टीम को दिलाई चौथी जीत। हार के पक्ष से जीत के विजय रथ पर चढ़ चुकी है बंगाल वॉरियर्स। और मजेदार बात ये कि मनिंदर के बिना टीम का रेडिंग बहुत अच्छा खेली। सोनीपत के प्रदीप नरवाल एकेडमी से नितिन ने अपना करियर शुरू किया और अब माइटी मनिंदर के बाद बन गए हैं बंगाल वॉरियर्स के सबसे भरोसेमंद रेडर। माइटी मनिंदर जब नहीं चले हैं, नितिन कुमार ने उनका पूरा सहयोग दिया और नितिन कुमार भी एक आने वाली युवा प्लेयर्स में सबसे अच्छे रेडर्स निकल के सामने आएंगे। डेब्यू सीजन में अपनी टीम की ताकत बन चुके हैं नितिन। वक्त के साथ जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, नितिन का कॉन्फिडेंस भी नए मुकाम पर पहुंचेगा। गुजरात जायंट्स के विजय अभियान को उनके होम लेग में रोककर रातों रात छा गए पटना पायरेट्स के डेब्यूटेंट सुधाकर। ये मैच सुधाकर के लिए ड्रीम डेब्यू साबित हुआ। भैया डुबकी लगा के गया, ये तो सुपर टैकल में मल्टी पॉइंट लेके गया। बहुत ही लाजवाब डुबकी है सुधाकर की। यूं तो सुधाकर का रिश्ता तमिलनाडु से है, लेकिन जब पटना पायरेट्स का सामना चेन्नई लेग में तमिल थलाइवास से हुआ तो सुधाकर गेम चेंजर साबित हुए और उन्होंने पूरा किया मैच जिताऊ सुपर 10। जितनी तारीफ की जाए सुधाकर की, कब सुपर 10 लगा दिया। सुधाकर का जो परफॉर्मेंस है पिछले मैचों में भी अच्छा रहा है और ट्रेनिंग से ही जब हमारे कैंप में भी सुधाकर बहुत अच्छा कर रहा था। प्रेशर में नहीं रहता बिल्कुल। सबसे इसकी अच्छी चीज़ यही है कि बोनस पे है तो बोनस पे खेलता है और आगे अच्छे मूवमेंट करता है और टीम के लिए एकजुट होकर खेलता है। और जो कंट्रोल है इसका टीम के साथ और जो कप्तान के साथ, नीरज के साथ, उसी हिसाब से टीम वर्क खेलता है। दर्शकों में बैठे उनके परिजनों के बीच सुधाकर के लिए ये प्रदर्शन किसी सपने के सच होने जैसा है। एज अ डेब्यूटेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है सुधाकर ने, क्योंकि ऑल राउंड मतलब जो भी स्किल हम एक रेडर के पास होना चाहिए वो सुधाकर के पास है। बंगाल वॉरियर्स के लिए लगातार सुपर टैकल से इस मुकाबले को जीता है और यहाँ एक बार फिर डिफेंस अब टूट गया। 3 पॉइंट शिवम पटारे रेड करते पहुंचे और सुपर रेड लगाई। रेडर जब ऐसा हुनर दिखाए तो कौन मानेगा कि यह हरियाणा स्टीलर्स के शिवम पटारे का डेब्यू सीजन है। अपने डेब्यू सीजन में ही इस युवा रेडर का हौसला देखिए।
दो के डिफेंस में महाबली मनिंदर को टैकल करके पूरे गेम की सूरत ही बदल डाली। पैर पकड़ लिया, जर्सी पुल क्या माना जाएगा। माइटी मनिंदर, यहां शिवम पतारे ने एंकल होल्ड से शुरुआत की, दूसरी तरफ मोहित नांदल आए और मोहित और मनिंदर की ये जंग हुई। शिवम पठारे ने बहुत बार ऐसे किया है कि मैच को हरियाणा के फेवर में लाके दिया है, एक मोमेंटम बना के दिया है अपने रेड पॉइंट से। तो शिवम पठारे ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है मुझे, और पहला सीज़न है उनका, बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं। अपने हुनर से लेफ्ट रेडर शिवम पटारे अहम मौकों पर हरियाणा स्टीलर्स की राइट चॉइस बन गए हैं। पीकेएल 10 में डिफेंस में अगर सीजन के किसी डेब्यू प्लेयर का डंका बज रहा है तो वो है दबंग दिल्ली के आशीष कुमार। दिल्ली के लिए लेफ्ट कॉर्नर को आशीष ने अपने दमखम पर अभेद्य बना रखा है। और जिस खुशी के साथ यहाँ पर उछले आंसू दिखाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है प्रदीप नरवाल को मैच से बाहर करना। बिल्कुल, आशीष कुमार आए हैं, टैकल अच्छे कर रहे हैं और दबंग दिल्ली का साथ दे रहे हैं पूरा। दबंग दिल्ली नवीन के बिना अधूरी सी तो लग रही है, लेकिन एज ए मैं डिफेंडर बता रहा हूँ, एज ए मैं डिफेंडर हूँ, और जब मैं कोई भी डेब्यू सीजन खेलता है और इतना अच्छा कमाल करता है, टैकल करता है, तो उस बंदे की तारीफ तो बनती है, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। तो आशीष को सैल्यूट है मेरी तरफ से। डेब्यू सितारों के ऐसे धाकड़ प्रदर्शन से सीजन 10 का रोमांच अपने पूरे परवान पर है। मुंबई लेग के खत्म होने के बाद टॉप रेडर हैं अर्जुन देशवाल, जिनके नाम है 107 रेड पॉइंट, और डिफेंडर्स में 40 टैकल पॉइंट के साथ सुमित का सिक्का बुलंद है। इस हफ्ते मेरा टॉप रेडर जो है वो आशु मलिक रहा है, क्योंकि जिस तरह से आशु ने दबंग दिल्ली के साइड को लीड किया है, नवीन के ना होते हुए भी अकेले रेडिंग डिपार्टमेंट की कमान संभाल रहे, और एज अ कैप्टन भी बहुत अच्छा करके दिखा रहे। देखिए, मेरा इस हफ्ते का टॉप डिफेंडर अभिनेश नादराजन रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है पुनेरी पल्टन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है अभिनेश नादराजन का। हीरो रिपोर्ट कार्ड के इस खास एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा।